नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 1 के सिलेबस में भी है और नॉर्मल भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स इन ऑर्बिट राउंड द सन टुगेदर विथ स्मॉलर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड और कॉमेट्स। मतलब कि सौर मंडल में सूर्य सहित, मतलब सूर्य भी और पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, पुच्छल तारा, ये सारे सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसके सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है और 8 ग्रह निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य के जितना ही निकट होता है उसका रेवोल्यूशन गति उतना ज़्यादा होता है और साथ ही ग्रह अपनी धुरी पर यानी कि अपने एक्सिस पर वो रोटेट करता है। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। अब ये जो 8 ग्रह हैं इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि उनका आकार छोटा और घनत्व अधिक है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है क्योंकि उनका आकार बड़ा एवं घनत्व कम है। अब बुध सबसे निकट हो गया इसमें, इसके बाद क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का स्थान आता है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है, इसके बाद मंगल, बुध और बृहस्पति का स्थान आता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी तरफ पृथ्वी और शुक्र का आकार जो है लगभग बराबर है, इसीलिए दोनों ग्रह को ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी जो है अब सूर्य का परिक्रमा करती है, इसके अपना एक उपग्रह भी है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। उसी तरह से शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो जितने ग्रह हैं सबका दिशा जो है घूर्णन का, मतलब रोटेशन का दिशा पश्चिम से पूर्व है, जबकि इन दोनों का पूर्व से पश्चिम है, उल्टा कंडीशन है। तो ये सारे जो है फैक्ट्स हैं इसमें एक और फैक्ट्स है कि सूर्य जो है सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं और इनकी जो बीच का डिस्टेंस है वो उसको एक प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष माने एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी है उससे तय की जाती है। अब इसमें कई सारे टर्म आते हैं, जैसे गैलेक्सी का नाम आता है, मंदाकिनी का नाम आता है। तो माना ये जाता है कि तारों का एक विशाल पुंज जो यूनिवर्स में होता है उसी को गैलेक्सी कहा जाता है। फिर नेबुला आता है। नेबुला का मतलब एक अत्यधिक प्रकाशवान आकाशीय पिंड जो बेसिकली गैस और धूल कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते हैं। तो सोलर सिस्टम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद ये प्रश्न उठता है कि आखिर सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई कैसे। तो इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि सोलर जो है सिस्टम कैसे उसका ऑर्बिट है और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसका डिस्टेंस से कि कैसे वो दूरी से बसा हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये पूरा का पूरा प्लूटो का ग्रह है जो कि ऑर्बिट को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको जो है उससे अलग कर दिया गया। तो ये ओवरऑल आपको ग्रह के स्थिति को दिखाता है। अब अगर हम ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की बात करें तो इस पर कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले सिद्धांत जो दिया गया है, इसमें मैंने लगभग सारे सिद्धांतों की चर्चा कर दी है, हालांकि उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम डिटेल में देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है जिसको कोल्ड ओरिजिन भी कहा जाता है वो है गैसीय परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस, कांट के द्वारा दिया गया। दूसरा जो है वो निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस है, लाप्लास के द्वारा दिया गया है। फिर ग्रहाणु परिकल्पना, प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस है, चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा, ये भी कोल्ड ओरिजिन को विश्वास करता है। ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस है, जेम्स जीन्स के द्वारा, जो उसमें बाद में जेफरीज जो है इसमें संशोधन करते हैं। फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है, रसेल के द्वारा दिया गया। फिर सुपरनोवा हाइपोथेसिस है, हॉयल और लिटन के द्वारा दिया गया। फिर एक है ऑटो स्मिथ का इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतर तारक धूल परिकल्पना। सेम चीज़ में है अल्फवेन का इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, अंतर तारक मेघ परिकल्पना या विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस। फिर रॉसजन का है रोटेशनल एंड टाइडल हाइपोथेसिस, परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना। फिर अगली जो थ्योरी है वो आती है बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना, जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम हाइपोथेसिस, ई एम ड्रॉविसवेस्की का। फिर सिफिड परिकल्पना है,
एसी बनर्जी का, फिर द न्यूक्लियर क्लाउड हाइपोथेसिस है निहारिका मेघ परिकल्पना वॉन वाइसजेकर का, फिर द प्रोटोप्लानेट हाइपोथेसिस है आदिम ग्रह परिकल्पना क्यूपर का, और नए सिद्धांत में जो आता है उसमें बिग बैंग थ्योरी आता है जॉर्ज लेमेंचर के द्वारा, इन्फ्लेशनरी थ्योरी भी है एक अलग बुध का। तो ये सारे थ्योरी जो हैं वो सौर मंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड। अब इसमें भी दो तरह के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आते हैं, एक वो आता है जो मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा द्वैतवादी परिकल्पना है, मतलब अद्वैतवादी और द्वैतवादी। जैसे अगर हम इसकी बात कहें, कांट की बात कहें, लाप्लास की बात कहें, रॉस की बात कहें, लॉकियर की बात कहें, तो इन्होंने अपना जितने सिद्धांत थे वो मोनिस्टिक या अद्वैतवादी संकल्पना के आधार पे दिया था। पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है इसको। अब अगर सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस हाइपोथेसिस की, जो कांट के द्वारा 1755 ईस्वी में दिया गया, यह जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित था। हालांकि प्रारंभ में इसकी काफ़ी बड़ाई हुई इस सिद्धांत की, लेकिन बाद में तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया और कहा गया कि इसका जो मत है वो गणित के गलत नियमों पर कल्पित है। कांट ने मान लिया था इस थ्योरी में कि अतीत काल में, जैसे ये जो आप फिगर में देख पा रहे हो ABCDE, ये क्रम बताता है उनका, तो कांट ने मान लिया था कि प्राचीन काल में या बहुत ही अतीत काल में ब्रह्मांड में एक दैव निर्मित आद्य पदार्थ था, प्रीमॉर्डियल मैटर, जो बिखरा पड़ा था। और प्रारंभ में ये पठार जो थे वो कठोर थे, ठंडे थे और गतिहीन थे, कोई गति नहीं थी इसमें। फिर कांट ने यह माना कि इसमें आकर्षण हुआ, एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ इन आद्य पदार्थों में, और एक दूसरे से टकराने लगे। अब टकराए जब एक दूसरे से, तो उसमें ताप और भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई। अब ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ यानी जो प्रीमॉर्डियल मैटर थे वो एक वायव्य राशि में बदलने लगे, और रोटेशन और टेम्परेचर के कारण प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन जो पदार्थ थे वो एक तप्त और गतिशील निहारिका में बदल गए। मतलब ये जो प्रीमॉर्डियल मैटर था वो किस में बदल गया? नेबुला में बदल गया। निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी, उसके आकार में भी वृद्धि होने लगी, जैसा आप देख रहे होंगे, ये है, फिर ये है, फिर ये बीच का जो है आकार में वृद्धि होने लगती है, आकार में वृद्धि होने लगी। और जो है इससे क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब आप जानते हैं ये दो तरह का बल होता है, तो एक केंद्र की ओर लगता है, दूसरा केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो ये केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला जो बल है वो निहारिका के बीच में जो है उत्पन्न होने लगा उभार के कारण, क्योंकि यहाँ पे उभार हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो उभार के कारण वो बाहर निकलने लगा, और इस क्रिया के रिपीटेशन से अलग अलग छल्ले निकले, जिसमें 9 गोल छल्ला निकला। वही गोल छल्ला जो है एक स्थान पर एकत्रित होकर गांठ के रूप में शीतल हो गए, ठोस हो गए, और उससे जो है 9 ग्रह बने। अब ये जो 9 ग्रह बने, अब इन्होंने ये कहा कि इन 9 ग्रहों से फिर उसी तरह से केंद्रापसारित बल का आया, उससे फिर वलयाकार छल्ला अलग हुए, फिर प्रत्येक छल्ले से सभी पदार्थ घनीभूत होकर सैटेलाइट बन गए। तो ये इस तरह से पूरे सौरमंडल का आविर्भाव हुआ, ये मानना था बेसिकली कांट का। सबसे पहले इनकी आलोचना ये होती है कि ये संभव नहीं है कि आपसी टकराव से इतनी भ्रमण गति उत्पन्न हो, तो यही त्रुटिपूर्ण है। दूसरा जो है इन्होंने ये कहा था कि जो है आपसी टकराव जो हुआ उससे निहारिका के आकार में वृद्धि होता चला गया, ये भी कहीं ना कहीं कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ये सारे इनकी आलोचना की गई। इन्हीं की आलोचना को ध्यान में रखते हुए लाप्लास ने, जो कि फ्रांस के थे, 1796 ईस्वी में एक किताब लिखी, उसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। उसमें उन्होंने कांट के विचार से थोड़ी समानता रखती है, उनको संशोधन किया। आप समझ सकते हैं कि जो गलतियां कांट ने की थी, जैसे 3 दोष बताए जाते थे कि पहला ये दोष था कांट का कि निहारिका या जो प्रीमॉर्डियल मैटर या आद्य पदार्थ थे उनके कणों में टकराव से ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा इनका था कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती, और आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। तो इन 3 अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए लाप्लास ने अपनी थ्योरी दी और कहा कि उनकी थ्योरी कुछ कल्पनाओं पर आधारित थी। पहली कल्पना ये थी कि निहारिका के ताप की समस्या को देखते उन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल नेबुला था, और यह नेबुला प्रारंभ से ही गतिशील था। ये उनकी दूसरी कल्पना थी। तीसरी कल्पना थी कि निहारिका जो है वो, जैसे ये वाला जो है, ये आप मान रहे हैं कि ये निहारिका है और ये पहले से गतिशील है,
और बताया इन्होंने कि यह निहारिका निरंतर शीतल होकर सिकुड़ रहा था, जैसे ये देख रहे हैं आप फैला हुआ है पूरी तरह से, और दूसरा स्टेज में ये धीरे धीरे सिकुड़ हो रहा, सिकुड़न इसमें हो रहा है शीतल होकर। तो ये तीनों तथ्य को मानते हुए उन्होंने कहा कि निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण से बाहर का भाग शीतल होने लगा। अब निरंतर शीतल होगा बाहर का भाग तो क्या होगा, उसमें संकुचन होगा, ठंडा होने पे कोई चीज़ सिकुड़ती है, तो वो जो सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने से क्या हुआ कि उसका आयतन कम होने लगा, और आयतन कम होगा तो फिर गति बढ़ जाएगी। तो उस क्रम में आयतन कम हुआ और गति बढ़ गई। अत्यधिक गति के कारण फिर यहाँ पे केंद्रापसारित बल आया और निहारिका का जो मध्यवर्ती भाग है वो भारहीन होने लगा और उसमें उभार होने लगा, ये जो देख रहे होंगे यहाँ पर। अब ये जो उभार होने लगा तो जो ऊपरी भाग था उसमें उभार हो रहा है, तो निचले भाग में गति है, तो वो उसके साथ नहीं हो पाया, यानी कि वो भ्रमण का साथ नहीं दे पाया, और शीतल होने के कारण मध्य भाग से छल्ला के रूप में जो है अलग हो गया। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग हो गया और उसके चक्कर लगाने लगा। और उन्होंने लाप्लास ने कहा कि ये जो निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला था, बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो जबकि कांट ने क्या कहा था कि निहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे, इन्होंने कहा कि एक निकला और उससे फिर 9 पार्ट में बदल गया। जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि चमकीला पदार्थ ये यहाँ निकल गया, फिर इसी में जो है ये 9 पार्ट में बदल जाता है। तो ये बेसिकली इनकी थ्योरी थी। हालांकि इसकी भी काफ़ी आलोचना की गई और कहा गया कि जो है इस तरह से जो है फिर एंगुलर मोमेंटम को ये फॉलो नहीं करता है। फिर अचानक से जो है ग्रह की उत्पत्ति निहारिका से हुई, तो पहले द्रव अवस्था में रहे होंगे, तो द्रवित अवस्था में ग्रह निर्बाध रूप से परिभ्रमण भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से काफ़ी आलोचना इनकी की जाती है। इसके बाद जो द्वैतवादी कल्पना आना शुरू हुआ, तो इसमें जो है जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस, जो चैम्बरलिन ने 1905 में दिया था। इनकी जो थ्योरी थी, ये न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि उसकी बनावट और वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर, महाद्वीप की रचना के विषय में भी जानकारी मिलती है। इनका कहना यह था कि पृथ्वी की रचना एक निहारिका से नहीं हुई है, बल्कि जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना। मतलब ये स्पष्ट कहते हैं कि निहारिका परिकल्पना के विपरीत जो लाप्लास ने दिया, कहा चैम्बरलिन ने कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई है जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य से बना, वरना इसकी उत्पत्ति 2 बड़े तारों के सहयोग से हुई है। यहाँ 2 तारों का सहयोग इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, एक सूर्य था और दूसरा उसका साथी तारा था। ग्रह निर्माण से पहले सूर्य तप्त और गैसपूर्ण नहीं था, इनका ये मानना था। वो क्या था कि वो ठोस कण से बना हुआ चक्राकार था और शीतल था। ठीक है, बाद में इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंचा, कोई दूसरा तारा पहुंचा घूमते हुए। अब वो जो तारा इसके पास पहुंचा, तो आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल में असंख्य छोटे छोटे कण बाहर अलग हो गए। प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये धूल कण के रूप में थे, जो कि बाद में अलग होने लगे। ठीक है, अब ये जो अलग हुए, तो इन्हीं कणों को इन्होंने कहा कि ये प्लानेटेसिमल हैं या ग्रहाणु इनको कहा कि हैं। और ये जो ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ जो प्लानेटेसिमल थे वो बड़े आकार के थे। बड़े आकार के जो प्लानेटेसिमल थे वो ग्रहों के निर्माण के केंद्र भाग बने, मतलब न्यूक्लियस बना उससे, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे वो मिलकर बृहद रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया, और असंख्य ग्रहाणु मिलकर सम्मिलित होकर एक बृहद आकार में परिवर्तित हो गया और ग्रह का रूप धारण कर लिया। मतलब इस परिकल्पना को हम आधार माने तो कह सकते हैं कि सूर्य के धरातल के कण के अलावा इसका मुख्य कारण था पास आने वाले जो तारा था उसकी ज्वारीय शक्ति को बताया। ठीक है, तो यह सोचना आवश्यक नहीं है कि पृथ्वी पूर्ण रूपेण कभी भी तरल अवस्था में रही होगी, मतलब इसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ भी इसकी आलोचना की जाती है। इन्होंने बस यही कहा निहारिका परिकल्पना के अगेंस्ट में कि जो है पहले से सूर्य था, उसके बगल में जो है दूसरा तारा आया, उसके आकर्षण शक्ति से धूलकण निकले, फिर बाद में ठोस हुए, एक जगह सब मिल गए तो ग्रह का निर्माण हुआ। तो ये बेसिक थ्योरी थी इनकी।
उसके बाद की जो थ्योरी आती है वो जेम्स जीन्स की थ्योरी आती है। हालांकि 1919 में अंग्रेज विद्वान जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दिया, टाइडल हाइपोथेसिस दिया। बाद के दिनों में 10 साल बाद 1929 में जेफरीज ने उसमें कुछ संशोधन किया। तो इनकी थ्योरी भी कुछ परिकल्पना पर आधारित थी। पहली परिकल्पना ये थी कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। दूसरी परिकल्पना क्या थी कि प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। और तीसरी परिकल्पना थी कि सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा भी था। उसके बाद कि इन्होंने कहा कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। जो साथी तारा था, जो जो इन्होंने कहा था कि एक और विशालकाय तारा था, वो जो है सूर्य के निकट आ रहा था। और वो जो तारा था, दूसरा तारा, उसका आकार और आयतन दोनों सूर्य से बहुत ज़्यादा था। और जैसे ही वो पास आया तो उससे ज्वारीय शक्ति का उभार हुआ। अब जैसे जैसे वो पास आता गया वैसे वैसे उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई, और बढ़ते होने से क्या होगा कि ज्वार की तीव्रता भी बढ़ती गई, जिससे हज़ारों किलोमीटर लंबा एक फिलामेंट जो है सूर्य से अलग हुआ। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि एक स्टार है और दूसरा ये सन है। ये स्टार धीरे धीरे सन की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसमें खिंचाव होगा तो उसका कुछ पार्ट उससे अलग होने की कोशिश करेगा। ये दूसरे फिगर में भी बताया गया है, ये वाला पार्ट में। तो उससे क्या हुआ कि वो फिलामेंट की तरह अलग हुआ और सूर्य की से उस तारे की तरफ निकलने लगा। अब चूंकि वो तारा जो है गुजर रहा था बगल से, तो अधिकतम आकर्षण शक्ति से जब लगा वहाँ पे तो वो सूर्य से टूट के अलग हो गया। और जीन्स के अनुसार ये कह रहे हैं कि सूर्य के मार्ग में नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार तारा तो दूर निकल गया और फिलामेंट जो है उस तारे के साथ नहीं चला गया, तो वो सूर्य के परिधि में ही रह गया और उसका चक्कर लगाने लगा। तो ये समस्या जो है, ये जो थ्योरी है ये टाइडल हाइपोथेसिस में इन्होंने बताया। जैसे टाइड में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से पानी ऊपर उठता है, जिसको ज्वार हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह से इसमें कंडीशन हुई। अब समस्या क्या हुई कि सूर्य से अलगाव तो हो गया, फिलामेंट अगर ठंडा होने लगा तो उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया और कई टुकड़ों में टूट गया और प्लानिट के रूप में बदल गए। फिर फिलामेंट से नवग्रह की रचना संभव हुई। अब इसमें कई समस्याएं ये आती है कि ग्रहों का क्रम और आकार, कि भाई इतने क्रम से जो डेवलप हुए, फिर उपग्रहों का क्रम आकार, उसको ये कहीं ना कहीं साबित नहीं कर पाता है। जो अगली थ्योरी है वो थ्योरी है रसेल की, जिसको बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है। जेम्स जीन्स की जो हम लोग थ्योरी देखे उसमें दो बातें प्रमाणित नहीं हो रही थी। पहला कि सूर्य और ग्रह के बीच की जो डिस्टेंस था वो कैसे था, और दूसरा कि जो एंगुलर मूवमेंट है या जो कोणीय वेग है ग्रहों का, उसकी अधिकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए रसेल ने इस परिकल्पना को दिया। इन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिकाल में सूर्य के पास दो ही तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सूर्य है और इसके ऑर्बिट में ये साथी तारा परिक्रमा पर कर रहा है। दूसरा एक विशालकाय तारा गुजरा वहाँ से, और वो जो दूसरा विशालकाय तारा गुजरा था तो इन्होंने दूरी कहा कि वो 48 से 64 लाख की दूरी रहा होगा। और वो ज्वारीय बल सूर्य पर नहीं पड़ा बल्कि उसके साथी तारे पे पड़ा और उसमें उभार होने लगा। और उभार होने लगा तो फिर वही ज्वारीय परिकल्पना वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आकर्षण हुआ, आकर्षण से जो है वो विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगा, मतलब साथी तारे की विपरीत दिशा लगे। आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ग्रह करीब रहे होंगे और आपसी आकर्षण के कारण ग्रहों से पदार्थ निकलकर उनके बीच उपग्रह बन गए होंगे। तो ये युग्म तारे की संकल्पना, मतलब दो तारे की संकल्पना इन्होंने किया, परिकल्पना की। सूर्य के स्थान पर साथी तारे की बात कही और उसके आधार पर इन्होंने जो है सूर्य के सौरमंडल की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। तो मोर और लेस एक ही जैसी थ्योरी है, फ़र्क यही है कि इन्होंने सिर्फ एक स्टार को अलग कर दिया। जो अगली थ्योरी है वो एफ हॉयल और लिटिलटन की है, जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस है, जो कि एक एस्से में प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। इसमें 1939 में इस सिद्धांत को न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित सिद्धांत माना जाता है। कहा गया लिटिलटन के अनुसार कि जो है जैसे जीन्स ने जो थ्योरी बताई थी तो उसमें लिटिलटन ने कुछ संशोधन किया और बताया कि ब्रह्मांड में केवल दो तारे नहीं थे बल्कि तीन तारे थे। सूर्य था
उसका एक कॉम्पेनियन स्टार था, साथी तारा था, और एक और तारा था जो मतलब उसके पास आ रहा था। साथी तारा सूर्य से अधिक दूर तथा विशाल था। इस प्रकार साथी तारे में विघटन हुआ। ठीक है, विघटन मतलब डिसरप्शन से प्राप्त पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रह सूर्य से अधिक दूर हो गया। इस संशोधन द्वारा सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी की समस्या सुलझ जाती है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने ये कहा, जैसे इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक अलग से स्टार है। यहाँ पे ये जो है सूर्य के यहाँ पे जो है इसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ। विस्फोट का मतलब उस तारे में विस्फोट होता है। विस्फोट हुआ और एक गैसीय, उसका न्यूक्लियस तो वो रह गया, और गैसियस मेघ का, क्लाउड का निर्माण होता है साइड साइड में, और उसी क्लाउड से धीरे धीरे जो है भारीपन आया और वर्तमान ग्रह जो है वो बनने लगे। उष्मा से उत्पत्ति हुई और ताप के कारण ग्रह पदार्थों में भारीपन आया और इसी कारण से वर्तमान ग्रह भारी पदार्थों में बने, और वो ग्रह जो है धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ और उसका वो परिक्रमा करने लगे। तो ये बेसिकली इनकी थ्योरी थी। उसके बाद की जो थ्योरी है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ऑटो स्मिट की, उसमें इन्होंने कहा, रूसी वैज्ञानिक थे, 1943 में इन्होंने दिया। इन्होंने कई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया और बताया कि अतीत काल में ब्रह्मांड में अधिक मात्रा में गैस और धूलकण फैले हुए थे, और इन गैस के बादलों और धूलकण की उत्पत्ति उल्का या तारा के से निकले पदार्थों से मानी गई। बताया इन्होंने कि प्रारंभ में जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ मतलब क्लाउड जो था, बादल था या धूल कण था, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे यहाँ छोटा सा आप देख रहे होंगे, ये गोल पार्ट है, ये आकर्षित कर रहा है इसको, और यही आकर्षण जो है ये धीरे धीरे चक्राकार रूप ले रहा है यहाँ पे। तो उसने आकर्षण किया, और जो है जब आकर्षण हुआ उसमें, तो उसके कारण क्या हुआ कि वो उसके परिक्रमा करने लगे। तो परिक्रमा करने के कारण क्या हुआ कि गैस मात्रा में जब कम होने लगा तो वो अव्यवस्थित था, तो गैस का मात्रा कम होने लगा और धूल कण ज़्यादा था। तो इस कारण से धूल कण संगठित होने लगे और घनीभूत होने लगे और एक डिस्क में बदल गए, और धीरे धीरे जो है ये डिस्क जो था वो ग्रह के निर्माण की क्रमिक अवस्था को बदलता गया। मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में धूल कण नॉन इलास्टिक रूप में थे, तो आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं। आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करते हैं और एस्टेरॉयड का रूप धारण करते हैं। फिर जो है एस्टेरॉयड आसपास के अन्य पदार्थ को और आत्मसात करता है और ग्रह का रूप धारण करते हैं, और चूंकि ये उसी का चक्कर लगा रहे होते हैं तो सूर्य केंद्र में हो जाता है और ग्रह उसके चक्कर लगा रहे होते हैं। उसके बाद की जो थ्योरी आती है, जो वर्तमान में भी जो है जानी जाती है, वो बिग बैंग थ्योरी या स्फीति सिद्धांत भी कहा जाता है। स्फीति सिद्धांत बेसिकली स्फीति सिद्धांत अलन गुथ का है, जो कि मैंने यहाँ चर्चा नहीं की। बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखते हैं, उसने जॉर्ज लैमेटियर बेल्जियम के थे, उन्होंने इसको व्याख्या करने के लिए 1894-96 में स्पष्ट किया। बाद में रॉबर्ट बैगनर ने इसको, इस सिद्धांत को 1967 में विशद व्याख्या वर्णन की। इन्होंने कहा कि जो है दो वैकल्पिक विचार दिए। पहले तो कई कालों पदार्थों का अस्तित्व जो था, या ब्लैक होल का जो अस्तित्व था, वो गर्म तथा ठंडा, हॉट एंड कोल्ड फॉर्म के रूप में रहा होगा। हॉट डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सी से दूर दूर रहे होंगे, जबकि ठंडे पदार्थों की स्थिति में वे झुंड में होंगे। वर्तमान समय में आकाशगंगा समूह में ही स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 बिलियन वर्ष पहले हुई। जो घने पदार्थ और विशाल अग्निपिंड थे, अचानक से उसमें विस्फोट हुआ और उससे विकिरण उत्पन्न हुई। अब ये विस्फोट हुआ 15 अरब साल पहले, तो इस विशालकाय अग्निपिंड का अचानक विस्फोट होने से क्या हुआ कि उसमें बिखराव हो गया। प्रारंभिक सामान्य मैटर, उसको नॉर्मल मैटर कहा गया। बाकी ये नॉर्मल मैटर से काले पदार्थों का सृजन हुआ। ये काले पदार्थ आपस में समूह होने लगे और पिंड का निर्माण करने लगे, और ये चारों ओर पिंड का जमाव होने से क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता गया, और आकार बढ़ते बढ़ते आकाशगंगा बना। ठीक है, अब आकाशगंगा बनता है, उसके बाद ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, किंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं जो प्रारंभ में आसपास थीं वो निरंतर दूर होती गईं, मतलब उनका डिस्टेंस बढ़ता गया, और आज भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और इसी से जो है
स्टार्स बना और स्टार्स से फिर धीरे धीरे जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब कहने का मतलब आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक पॉइंट से हुई, एक पॉइंट था और जैसे वहाँ से विस्फोट हुआ वहाँ से समय की शुरुआत मानी जाती है। और वो विस्फोट जो है जहाँ से समय की शुरुआत मानी जाती है और वो फैलने लगा तो स्पेस का कॉन्सेप्ट आया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो जो विस्फोट था वहीं से आपका टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। और वो जो टाइम और स्पेस है और आज भी ब्रह्मांड में निरंतर फैलाव हो रहा है। और ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि एक समय के बाद फिर से वो पॉइंट में चेंज हो जाए और सारे जो है चीज़ों का विनाश हो जाए। तो यही उन्होंने कहा कि ये जो इन्फ्लेशन है इसी को इन्होंने स्पष्ट किया। एलन गुथ ने 1980 में चल के और सुलझाने का प्रयास करते हुए कहा कि जो ब्रह्मांड के जो विजिबल मास है उसके घनत्व की तुलना में जो वास्तविक घनत्व है वो बहुत अधिक है। मतलब कि ब्रह्मांड में काले पदार्थों का तो अस्तित्व है ही। तो कहने का मतलब कि दोनों का थ्योरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों ने विस्फोट को की चर्चा की और उसको रैपिड एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन से जोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बिग बैंग थ्योरी यही कहता है कि एक पॉइंट था जिसमें विस्फोट हुआ, वहाँ से टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट आया और वही जो फैलाव होते गया तो गैलेक्सी बना, फिर उसी से डिफरेंट डिफरेंट ग्रह बने, उपग्रह बने और आज का जो आपके स्टार्स और ग्रह उपग्रह और पूरे सोलर सिस्टम का एक जो आपका स्ट्रक्चर दिखता है वो इसी से रिलेटेड था। तो ये सारे थ्योरी जो हैं जितना हम लोगों ने देखा अभी इस सौर मंडल की उत्पत्ति से के संबंध में बताते हैं। अब इसमें कई समस्या ये आती है कि अभी तक जो है बहुत स्पष्ट कोई वैसी थ्योरी अभी बिग बैंग थ्योरी को मान्यता है लेकिन अभी भी उस पर कार्य चल रहा है। तो इस संदर्भ में ये उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में कुछ और नए कार्य आएंगे तो कुछ नई धारणा और बन के निकलेगी। तो ये सारी जो थ्योरी है वो सौर मंडल की उत्पत्ति और उससे संबंधित है। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।